गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म की बेसिक्स, जो आपके कंसेप्ट हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे हम देखेंगे। डीएनए की संरचनाएं, चाहे वो आपके लेफ्ट हैंडेड डीएनए हो, राइट हैंडेड डीएनए हो, सारी बेसिक्स में यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म से संबंधित करवाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम देखें यहाँ पे आपके ABCD डीएनए, या फिर जिसे हम बोलते हैं रोटेशन के आधार पे डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए, एक होता है राइट हैंडेड डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ABCD, ये डीएनए है आपके राइट हैंडेड डीएनए। जेड है वो कैसा है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए। तो इसमें हमेशा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 4 युग्मों की संख्या को लेकर पूछे जा सकते हैं। हेलिक्स की लंबाई कितनी है। तो ये एक सिंपल V डीएनए की संरचना मैंने यहाँ पे बताई हुई है आपके लिए। तो देखिए ये कैसा राइट हैंडेड डीएनए है, और यहाँ पे एक हेलिक्स की लंबाई है, जो एक हेलिक्स का पूरा घुमाव है उसका व्यास मैंने बताया है 34 एंगस्ट्रॉम, एक हेलिक्स की लेंथ। ठीक है, इस हेलिक्स में 10 क्षार युग्म पाए जाएंगे। तो 10 क्षार युग्मों की लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक क्षार युग्म की कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक क्षार युग्म ये है। दोनों की बीच की दूरी, दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से टोटल 10 युग्म है, 3.4 इंटू 10 करोगे तो आपको 34 एंगस्ट्रॉम एक पूरे हेलिक्स का घुमाव पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ में 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका डायमीटर देखें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम का है। ठीक है, तो ये मैंने बी डीएनए का बताया। इसी तरह से दूसरे डीएनए का भी आपको पता होना चाहिए बेसिक। तो हम जेड डीएनए को हमने ऊपर रख दिया है। तो इसमें 4 युग्म देखें हम क्रम से, तो जेड में 12 हैं, ए में 11 हैं, बी में 10 हैं, सी में 9.33 हैं और डी में 8 है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी देखें, यानी कि दो 4 युग्मों के बीच की दूरी देखें, तो जेड में कितनी है, 3.75 एंगस्ट्रॉम, ए में कितनी है, 2.56, बी में कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, सी में 3.32 है और डी में 3.03 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है। 4 युग्म और दो 4 युग्मों के बीच की दूरी का जब गुणा करोगे तब आपको हेलिक्स की लेंथ पता चल जाएगी। तो 12 गुणा 3.75 करोगे तो 45.6, फिर 28, फिर 34, 31 और 24.2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। डायमीटर आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसमें कोई भी ट्रिक्स यहाँ पे नहीं लग पाएगी। तो 18.4, 23, 20, 19, 19। ठीक है, यानी कि सी और डी का तो डायमीटर सेम है, बी का आपको पता ही है 20 है ही, ए और जेड का आपको ध्यान रखना है। तो ए का कितना है, 23 है और जेड का 18.4 है। तो जेड कैसा है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए है, और बाकी के सारे ABCD कैसे हैं, आपके राइट हैंडेड डीएनए है। वॉटसन और क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो आपके दिया था बी डीएनए को लेके। जो डबल हेलिक्स रचना बताई थी उन्होंने, वो किसके लिए दी थी, पी डीएनए के लिए दी थी। ठीक है, अब हम आ जाए डीएनए में चारगाफ तुल्यांक नियम जो होता है वो क्या बताता है। चारगाफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि एक डीएनए में जितने प्यूरिन पाए जाएंगे उतने ही पायरिमिडीन पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन, और अगर पायरिमिडीन को प्यूरिन के नीचे लेके आएंगे बराबर हो जाएगा 1, यानी कि दोनों का अनुपात कितना होता है, 1 होता है। जितने प्यूरिन पाए जाएंगे, मान लीजिए आपके डीएनए में 20 प्यूरिन है, तो उसके अगेंस्ट आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में बंध बनाते हुए 20 ही पायरिमिडीन वहां पे मिलने वाले हैं। तो चारगाफ का नियम ये बताता है। दूसरा नियम है क्षार अनुपात। क्षार अनुपात बताता है विपरीत नाइट्रोजनी जो क्षार एक दूसरे के साथ में बंध बनाते हैं वो कैसे होते हैं, वो हर स्पीसीज के लिए कांस्टेंट रहते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है तो एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन C प्लस G, इन दोनों का अनुपात कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक जाति के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें इसका मान 1 से कम आता है। प्रोकैरियोट में क्षार का अनुपात 1 से कम आएगा, क्योंकि वहां पे साइटोसिन ग्वानिन की मात्रा ज्यादा होती है। तो प्रोकैरियोट में आपको पता होना चाहिए कि क्षार अनुपात कितना आता है, 1 से कम आता है। जबकि यूकैरियोट में एडेनिन थाइमिन नाइट्रोजन क्षार ज्यादा होते हैं, तो वहां पे क्षार अनुपात हमेशा 1 से ज्यादा आता है। साथ में आपको पता होना चाहिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो साइटोसिन ग्वानिन की नाइट्रोजन क्षारों की मात्रा के ऊपर सीधा संबंध रखता है। जितने आपके साइटोसिन ग्वानिन के नाइट्रोजन क्षार पाए जाएंगे
उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यानी कि आपको उसे पिघलाने के लिए या फिर मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यही मैंने यहीं पे लिखने की ट्राई की है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोट डीएनए इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूकैरियोट डीएनए, बिकॉज मेल्टिंग क्योंकि प्रोकैरियोट में साइटोसिन ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षार ज्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो होगा डीएनए का वो ज्यादा होगा। अगला अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन श्रृंखला में जब नॉन सेंस कोडोन आ जाते हैं या फिर स्टॉप कोडोन आ जाते हैं, तब प्रोटीन को क्या मिल जाती है, अपनी चेन को खत्म करने की सूचना मिल जाती है, वो उससे आगे जाके वो चेन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे ये कैसे हैं आपके नॉन सेंस कोडन, यूएए जिसे आप ओकेर भी बोलते हो, यूएजी जिसे आप अंबर भी बोलते हो, और यूजीए जिसे आप बोलते हो ओपार। तो ये इनके कॉमन नेम है जो चलते हैं। और एक होता है मिथ्योनिन, एयूजी, ये आपकी प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहले आने वाला क्या है, ये कोडोन है। ये मिथ्योनिन अमीनो अम्ल के लिए कोडोन है एयूजी, ये सबसे पहले आता है। चाहे प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, प्रोटीन बनने के लिए सबसे पहला कोडोन कौन सा होता है, एयूजी, जो मेथियोनिन अमीनो अम्ल को कोडित करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद में देखिए डीएनए के दो स्टैंडर्ड दो श्रृंखलाएं होती हैं, और दोनों कैसे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे की प्रति जस्ट विपरीत होते हैं। ठीक है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ये वाटसन और क्रिक की संरचना के हिसाब से हैं, दोनों प्रति समानांतर हैं। ठीक है, समानांतर तो ऐसे होते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, दोनों श्रृंखला ऐसी होती है, लेकिन ये प्रति समानांतर है, एंटी पैरेलल। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो स्टैंड है, नीचे वाला स्टैंड, इसको यूज किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया टेम्पलेट स्टैंड, या फिर इसे बोलते हो आप एंटी सेंस स्टैंड। ठीक है, एंटी सेंस या फिर इसे नॉन कोडिंग स्टैंड भी बोलते हैं। इसके विपरीत 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले को सेंस स्टैंड भी बोलते हैं, या फिर इसे आप कोडिंग स्टैंड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम आए बॉबलिंग थ्योरी, बॉबलिंग थ्योरी क्या होती है, जो आपका कोडोन होता है उसका तीसरा नाइट्रोजन क्षार विशिष्ट होता है। उसमें क्या कैपेसिटी होती है, जैसे मान लीजिए ये एक आपके कोडोन है 3 नाइट्रोजन क्षारों का बना हुआ एएजी। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे मैं संरचना बना देता हूं। ये आपके मान लीजिए आरआरएनए है। ठीक है, तो आरआरएनए की छोटी सब यूनिट पे कौन होता है, एमआरएनए होता है। बड़ी सब यूनिट पे आपके आता है टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए, ये टीआरएनए है बड़ी सब यूनिट पे। बाहर की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रही है ये आरआरएनए। ठीक है, तो यहां पे क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एमआरएनए पे। इनको पहचानने के लिए इस वाले स्टैंड को बोलते हो आप एंटी कोडोन स्टैंड, या फिर इसे बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजनी क्षार का जो स्टैंड होता है इसे आप बोलोगे एंटी कोडोन साइट। तो कई बार क्या होता है, ये एएजी है, यहाँ पे मान लीजिए ये एएजी पाया जा रहा है, ये यूसी को तो करता ही है, ये तो सिंपल सा है ही, लेकिन ये कई बार ट्रिपल यू को भी कोडित कर लेता है। ठीक, तो इस बॉबलिंग प्रोसीजर को ही आप, इस सिद्धांत को आप क्या बोलते हैं, बॉबलिंग हाइपोथेसिस, जिसमें तीसरा नाइट्रोजनी क्षार अपने व्यवहार के अगेंस्ट जाके किसी दूसरे नाइट्रोजनी क्षार जो उसके व्यवहार में नहीं है उसके साथ बंध बनाने का, लेकिन उससे बंध बना लेता है। तो ये बॉबलिंग है जो क्रिक ने बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण आप लेके चलना, एएजी जिसको सामान्य रूप से इसे कोडित करना चाहिए था, ये तो कर ही लिया, लेकिन यहाँ पे इसने अपने व्यवहार के विपरीत यूरेसिल को भी क्या कर लिया है, बंध बना लिया है, इसे पहचान लिया है, इसीलिए इसे बोलते हैं बॉबलिंग हाइपोथेसिस। अब टाइप्स ऑफ अगर एमआरएनए देखें तो 2 तरह से आप देख सकते हो, मोनोसिस्टोनिक और एक होता है पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक, जब एक एमआरएनए एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए तो उसे मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं, जो यूकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण होता है। पॉलीसिस्टोनिक, जब एक एमआरएनए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है तो उसे पॉलीसिस्टोनिक कहा जाता है, जो कि किस में मिलता है, आपके बैक्टीरिया में या फिर प्रोकैरियोट में देखा जाता है।
ठीक। तो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट में अगर आप याद करना चाहें तो इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर इंक्रीजिंग योर कंसेप्ट। आई होप यू विल गेट इट। थैंक्स।